जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए, ए हो गया डीएनए और ए हो गया आरएनए। ऐसा समझिए, एक भाई डीएनए है, एक भाई आरएनए, और दोनों के पिताजी हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ही पार्ट हैं डीएनए और आरएनए। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों बचवा हैं, इनके बाप क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ऐसा समझिए। तो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि देखिए इसमें भी एन ए है, इसमें भी एन ए है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट हैं। क्या है? दो पार्ट है, एक डीएनए है, एक आरएनए है। ठीक है, डीएनए आरएनए। पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये होता क्या है, तो डीएनए में एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक। ठीक है, तो यह शर्करा के आधार पर इसको बांट दिया गया है। तो डीएनए आरएनए समझ गए, इसका फुल फॉर्म। अब समझते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए है क्या? तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ही दो बेटवा हैं, आरएनए और डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन आएगा कि डीएनए क्या है, तो लगाएगा ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यह पाया कहाँ जाता है? तो कई बच्चों को ये पता रहता है कि यह केवल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। नहीं, यह कोशिका के केंद्रक के साथ साथ यह माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिड में भी पाया जाता है। तो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। देखिए, यह केंद्रक, ये जो केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। कोशिका के अंदर जो हमारा ये बनता है स्ट्रक्चर, केंद्रक जो बनता है कोशिका के अंदर, ऐसे केंद्रक के बारे में हम समझाए हैं। अगर आपको केंद्रक नहीं समझ में आता है तो इस चैनल पे केंद्रक को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो केंद्रक के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, ठीक ना, केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो हम लोग समझ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो केंद्रक के ही अंदर, ये तो पूरा हो गया सेल का मान लीजिए स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर पाई जाती है केंद्रक, तो केंद्रक में ही पाया जाता है इसी में डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। लेकिन केंद्रक में डीएनए सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरी बात, यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा लवक, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड। इंग्लिश भी जानिए, ठीक ना, प्लास्टिड। क्या पता है हिंदी की जगह कभी इंग्लिश दे दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए सर्वाधिक पाया जाता है किसमें? तो कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक में, या ऐसे याद रखिए केंद्रक में सर्वाधिक पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और लवक में भी पाया जाता है। ठीक, डीएनए है क्या? तो डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का बहुलक है न्यूक्लियोटाइड, काम खत्म। ठीक ना, आपको डीसी ग्रेड का जब एग्जाम देंगे तो इसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक ना, यह न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना है। या तो कहे न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना है, या कर दीजिए डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें तीन चीज़ों का मेन रूप है। देखिए, ये हो गया हमारा डीएनए। क्या हो गया? इसको ध्यान से समझिए। ठीक ना, अब यहाँ से आपका जो स्टार्ट हो रहा है, यह बी ग्रेड का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड। डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना है। शर्करा, जिसको बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। दूसरा चीज़ है नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार। तीसरा है फास्फेरिक अम्ल। याद हो गया? डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है? तीन चीज़ों से। पहला आपका शर्करा यानी कि शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार, तीसरा एसिड कौन सा है? तो फास्फेरिक एसिड। अभी इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस भी दो भागों में बढ़ता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पैरामिडिन। ऐसा देखिए, पहला हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पैरामिडिन। प्यूरिन पैरामिडिन किसके भाग हैं? नाइट्रोजन बेस के। अब यह प्यूरिन पैरामिडिन भी दो दो भाग में बढ़ते हैं। एक का नाम है एडिनिन, दूसरा का नाम है ग्वानिन, और पैरामिडिन बढ़ता है साइटोसिन और थायमिन में। देखिए, इसको ए से डिनोट करते हैं, ए एडिनिन, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। एक बार रिपीट करते हैं, समझाते हैं। देखिए, डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है? डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है? तो शर्करा यानी शुगर, दूसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा आपका जो एसिड, वो भी कौन सा एसिड?
तो फास्फेरिक एसिड, इसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, इसके बारे में भी, इसके बारे में एक एक करके दो लाइन समझेंगे, ठीक ना, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बांटिए। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है, एडिनिन और ग्वानिन। क्या होता है? सॉरी, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन और पैरामिडिन 2 प्रकार के हो गए। अब यह प्यूरिन भी 2 भागों में बढ़ता है, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन, ग्वानिन। देखिए AG ऐसे याद रखें। महिला अपने पति को कैसे बुलाते हैं? AG। सुन रही हैं? AG सुन रहे हैं? AG, तो ऐसे लिखिए AG, एडिनिन, ग्वानिन। और पैरामिडिन है 2 भागों में बढ़ता है, साइटोसिन, थायमिन। साइटोसिन, थायमिन ऐसे याद रखिए, AGCT, 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 याद हो गया, AGCT, समझ गए। अब समझते हैं हम लोग शर्करा के बारे में, और फिर नाइट्रोजन बेस के बारे में भी समझेंगे, उसके बाद फास्फेरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए डीएनए में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है वो हम लोगों ने समझा। डीएनए में 3 चीज़ों से मिलकर बना है, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और अम्ल। तो पहला क्या है? शर्करा, यानी कि शुगर। तो डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? अभी तो क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में निम्न में से कौन सा शुगर यानी शर्करा पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में पेंटोज नामक शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेंटोज नामक शुगर पाई जाती है, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज। ये याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज किसमें पाई जाती है? तो डीएनए में। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने डीएनए समझ लिया ना, डीएनए के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो आरएनए कुछ नहीं है, ठीक है। डीएनए अगर समझ लिया, मेन रूप से हमको डीएनए ही समझना रहता है, आरएनए कुछ नहीं होता, बस उसको अंतर देख के आरएनए खत्म कर देंगे। तो देखिए शर्करा डीएनए में कौन सी? पेंटोज नामक, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए में पाई जाती है। अब हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार, हिंदी में भी लिख देते हैं नाइट्रोजन क्षार। बेस मीन्स क्षार होता है, ठीक है। हमने कहा था कि नाइट्रोजन बेस को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, पहले भी अब भी बांट रहे हैं। तो देखिए नाइट्रोजन क्षार को एक प्यूरिन हो गया और दूसरा पैरामिडिन, ठीक। प्यूरिन 2 भागों में बटा, एडेनिन A से डिनोट, ग्वानिन G से डिनोट, साइटोसिन C से, थायमिन T से। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझिए, जो परीक्षा में जैसे आपको PCS स्टेट लेवल का एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो देखिए प्यूरिन के 2 भाग हैं, एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि इन दोनों का पिताजी कौन हो गए? प्यूरिन। तो प्यूरिन के 2 लड़के हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, यानी कि मान लीजिए भाई बहन। तो भाई बहन का आपस में तो शादी होगा नहीं, कहीं नहीं होता है, ठीक। उसी तरह पैरामिडिन हो गया, साइटोसिन, थायमिन, ये भी भाई बहन हो गए, इन दोनों के बावजूद पैरामिडिन हो गए, ये दोनों भी तो आपस में शादी करेंगे नहीं। तो हुआ क्या? तो एडेनिन, प्यूरिन पहुंचा पैरामिडिन किया रिश्ता लेके, तो एडेनिन ने अपना विवाह किया थायमिन से। किससे किया? थायमिन से, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई बहन है, और ये दोनों भाई बहन है, यानी कि ये अलग फैमिली है और ये अलग फैमिली है, समझ रहे हैं। तो ये हमेशा किससे जुड़ेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा T से। किससे जुड़ेगा? T से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ये हमेशा T से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है? तो 2। देखिए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये हमेशा T से जुड़ेगा। अब ये की तो शादी हो गई T से, अब बच गया ग्वानिन, ये कहेगा हम शादी करबो, हमरो लिए रिश्ता लाओ। तो फिर प्यूरिन उसी फैमिली में गया पैरामिडिन में, कहा आपके यहाँ कोई लड़की है उसको भी दे दीजिए। तो ग्वानिन शादी कर लिया किससे? C से, जी, यानी कि ग्वानिन C से शादी कर लिया। अब देखें यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो G हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। कितने हो रहा? 3 हाइड्रोजन, 3 लिख देते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। देखिए ऊपर इंग्लिश में लिखा, नीचे हिंदी में बातें कही है, ठीक है। देखिए A हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा T से जुड़ गया, G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा C से जुड़ेगा। यह क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। A हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है? तो डबल। G हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है C से? तो 3, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये तो हो गया डीएनए। अब हम लोग समझते हैं डीएनए और आरएनए में बेसिकली अंतर क्या होगा। अगर डीएनए समझ लिए हैं तो आरएनए कुछ नहीं है। देखिए
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म समझा था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें शर्करा की बात करें, ठीक ना, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाई जाती है, लिख सकते हैं। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में राइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं डीएनए में, तो AGCT। देखिए AGCT, हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में पीछे समझे हैं, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया। तो देखिए नाइट्रोजन बेस क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, ए हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा T से, G हमेशा C से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं है, आरएनए में AGCU पाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो T है ना, T यहाँ पे गैप हो गया आरएनए में, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया T की जगह U का मतलब होता है यूरेसिल, U लिख देते हैं यूरेसिल, U का मतलब हो गया यूरेसिल। ठीक है, AGCU, यहाँ पे A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा U से जुड़ गया, लेकिन G हमेशा यहाँ पे देखिए G को हमने C से जोड़ा था, G को यहाँ पे G को भी C से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जोड़ा था A को T से, लेकिन T यहाँ पे गायब हो गया, तो इसकी जगह कोई और बैठा देंगे, यूरेसिल। यह होता है डीएनए और आरएनए में अंतर। और डीएनए में डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडलित होता है, यानी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड एक कुंडलित होता है। जैसे देखिए अगर हम लोग डीएनए की बात करें, तो डीएनए का अगर ये सब समझ गए होंगे आप। देखिए अगर हम लोग डीएनए की बात करें, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे डीएनए। लेकिन आरएनए, अगर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वह सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो देखिए ए हो गया डीएनए, ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। तो यही अंतर है, बेसिकली अंतर है। हम लोग को मेन फोकस है डीएनए का। तो देखिए डीएनए में क्या है, यही सब डीएनए है। ठीक है, ऐसे ऐसे डीएनए है, इसी में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये हमेशा किससे जुड़ा था, T से। ये हमेशा किससे जुड़ेगा, T से। G हमेशा C से, G हमेशा C से, G हमेशा C से। जहाँ A रहेगा वो T से जुड़ेगा, जहाँ G रहेगा वो C से। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर, ए आरएनए एक कुंडलित होता है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिक्स मॉडल। यह मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। हम वाटसन एंड क्रिक के जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था उसको देखते हैं। तो देखिए वाटसन एवं क्रिक द्वारा, यानी कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था। यह दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने यह जो आपको संरचना दिख रही है डीएनए की संरचना, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि हेलिक्स मॉडल। इसकी संरचना किसने प्रस्तुत किया था, तो वाटसन एवं क्रिक। आप इसी तरह बच्चे सब याद करते हैं, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन एवं क्रिक। इसके आगे समझिए, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए क्या है, द्विकुंडलित मॉडल है, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल है। कब प्रस्तुत किया गया, तो 1953 में, यानी कि 1953 में इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वाटसन और क्रिक को 1962 यानी 1962 में दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का यानी हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक, कब, 1953 में। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1962 में। ठीक है, द्विकुंडलित, इन्होंने बताया कि द्विकुंडलित संरचना जो है, यानी कि ये जो हेलिक्स मॉडल है द्विकुंडलित संरचना, इसके बीच का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, इसके जो बीच का व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा इसके बीच का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और बताया कि ए हमेशा किससे जुड़ेगा, T से, और G हमेशा C से। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये पता है क्या है, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है। देखिए जैसे ये है ना, तो ये हमेशा T से जुड़ेगा, C है तो हमेशा G से जुड़ेगा। यहाँ पे A है तो T से, अगर जहाँ जहाँ A रहेगा वहाँ T रहेगा, और जहाँ पे आपको C दिखेगा उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जहाँ पे G दिखेगा C से, C G से। ठीक है, जहाँ पे G है वैसे ऐसे जुटेगा। ठीक है, तो A हमेशा T से पीछे हम लोग समझेंगे कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुटेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से,
तो ये द्विकुंडलित मॉडल संरचना किसने प्रस्तुत की थी? तो वाटसन और क्रिक ने कब? 1953 में। इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। कब? 1962 में। इसके बीच का व्यास याद नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, याद रहेगा तो अच्छी बात है। 20 एंगस्ट्रॉम होता है द्विकुंडलित संरचना के बीच का व्यास। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था चारगाफ। क्या नाम था? चारगाफ। ठीक है, चारगाफ ने अपने कुछ मत दिए थे जिसका नाम था चारगाफ नियम। ठीक ना, ये देखिए स्टेट पीसीएस में यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हम इसको बता रहे, नहीं तो नहीं बताते। चारगाफ नियम, इसको बोलते हैं चारगाफ क्योंकि वैज्ञानिक का नाम था चारगाफ और इसी के नाम को बोल दिया गया चारगाफ नियम। इन्होंने बताया कि जो डीएनए में, किसी भी डीएनए, ठीक ना, किसी भी डीएनए में जितनी एडेनिन की संख्या होगी उसी डीएनए में पाई जाने वाली थायमिन की संख्या के बराबर होगी। ये हमेशा किससे जुड़ता है? थायमिन। तो इन्होंने बताया कि किसी डीएनए में पाई जाने वाली एडेनिन की संख्या हमेशा उसी डीएनए में पाई जाने वाली थायमिन की संख्या के बराबर होगी। अभी इस पे एक क्वेश्चन देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट छप गया था पेपर में। तो एडेनिन की संख्या हमेशा थायमिन के बराबर होगी। इसी प्रकार किसी डीएनए में पाई जाने वाली ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाई जाने वाली साइटोसिन की संख्या के बराबर होगी। आई रिपीट, किसी डीएनए में पाई जाने वाली एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाई जाने वाली थायमिन की संख्या के बराबर होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आराम से लिख के समझ लीजिए। अतः इसी प्रकार किसी डीएनए में पाई जाने वाली ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाई जाने वाली साइटोसिन की संख्या के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं किसी डीएनए में जितना प्यूरिन होगा, कितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा। यह चारगाफ ने नियम प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको चारगाफ नियम कहते हैं, क्योंकि इसी ने चारगाफ ने बताया। एक बार और रिपीट करते हैं, सुनिए, क्योंकि इसी पे अभी एक क्वेश्चन एक आएगा, देखिएगा। किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाई जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होगा। मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है, ऐसा समझिए कोई डीएनए है, इस डीएनए में जितना एडेनिन होगा, ए से डिनोट करते हैं, उस डीएनए में जितना एडेनिन होगा उसी के बराबर थायमिन भी होगा। क्या होगा? थायमिन को टी से डिनोट कर दें, यानी कि डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। इसी प्रकार किसी डीएनए में जितना ग्वानिन होगा, ठीक, जितना ग्वानिन होगा उसी के बराबर साइटोसिन भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जितना डीएनए में प्यूरिन होता है, प्यूरिन उतना है पैरामिडिन होगा, पैरामिडिन। देखिए पी दोनों है तो प्यूरिन हो गया, पैरामिडिन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चारगाफ का नियम जो बताए हैं, चारगाफ के नियम के आधार पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। यह क्वेश्चन जो था, यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट छपा हुआ था। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। यदि किसी डीएनए में ग्वानिन 20% है, क्या है? किसी डीएनए में ग्वानिन 20% है तो उसी डीएनए में, ठीक, उसी डीएनए में थायमिन का प्रतिशत कितना होगा? ये पहला क्वेश्चन। इसी में दो क्वेश्चन है। अगला, तथा कुल पैरामिडिन का भी प्रतिशत बताइए। तो इसमें दो क्वेश्चन छुपे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए चारगाफ का नियम क्या कहता है। चारगाफ ने बताया था कि किसी डीएनए में, ये हमेशा किससे जुड़ता है? टी से। तो किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होगा। आई रिपीट, किसी डीएनए में, आप इसको एक बार लिखेंगे समझ जाएंगे, किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होता है। इसी प्रकार किसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या के बराबर होगा। अतः डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा। प्यूरिन पैरामिडिन के बराबर होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी डीएनए में ग्वानिन कितना है? तो ग्वानिन कितना है? इसको जी से डिनोट करते हैं 20%, ठीक, 20%। और चारगाफ का नियम क्या कहता है? किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या, किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या के बराबर होगा। तो बताओ भैया, जितना ग्वानिन है, ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ता है? जी हमेशा सी से जुड़ता है, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा सी से जुड़ता है, ठीक है, किससे? सी से। ये तो पहले बता चुके हैं, जी हमेशा सी से जुड़ता है। जो जितना ग्वानिन है, यानी कि जितना जी है उतना ही तो साइटोसिन होगा।
यही चरगाफ का तो नियम कह रहा है, साइटोसिन यानी कि सी कितना होगा 20%। बताओ भैया, चरगाफ का नियम यही ना कह रहा है कि किसी डीएनए में पाए जाने वाले ग्वानिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले साइटोसिन की संख्या के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन हो गया। समझ गया। अब देखिए, अगर इन दोनों का टोटल देखेंगे तो कितना हो गया 40%, 40%। ठीक, अब बचा शेष कितना बचा 60%। ठीक, इतना बचा 60%। चरगाफ का नियम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको याद हो जाए, किसी डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन की संख्या उसी डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन की संख्या के बराबर होगा। तो इस 60% में बताइए जितना एडेनिन होगा क्या होगा, एडेनिन, यानी कि ए जितना होगा, जितना ए एडेनिन होगा उतना ए क्या होगा, थायमीन होगा, यानी कि टी थायमीन। यही कह रहा है ना चरगाफ वैज्ञानिक यही कह रहा है ना कि जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा। तो 60 को हम जब बांटेंगे तो एडेनिन कितना हो गया 30%, थायमीन हो गया 30%। टोटल कुल मिला के 100% हो गया। 30, 30, 60 और 40 ये दोनों रहा। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए जी हमेशा सी से जुड़ता है और ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा टी से जुड़ता है। तो दोनों आपको याद होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि किसी डीएनए में ग्वानिन 20% है, ठीक, तो उसी डीएनए में थायमिन का प्रतिशत बताए। थायमिन का पूछ रहा है, तो देखिए इसमें थायमिन का है, थायमिन नहीं रहा, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे ना थायमिन का प्रतिशत कितना है 30%। आंसर, बात खत्म। ठीक है, थायमिन का पूछा। लेकिन अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तथा कुल पैरामिडीन का भी प्रतिशत बताइए। तो देखिए पैरामिडीन का कुल प्रतिशत बताइए। पैरामिडीन के 2 भाग होते हैं, हमने बताया था क्या होते हैं 2 भाग। पैरामिडीन के 2 भाग होते हैं, पैरामिडीन ऐसा समझे। हमने बताया था कि पैरामिडीन के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है साइटोसिन, क्या होता है साइटोसिन, और दूसरा थायमिन। ठीक ना, सी लिखते हैं और टी लिखते हैं। ठीक ना, और प्यूरिन एजी, प्यूरिन को बताया था ना एडेनिन ग्वानिन एजी, और उसी तरह पैरामिडीन साइटोसिन थायमिन। तो पूछ रहा है तथा कुल पैरामिडीन का भी प्रतिशत बताइए। तो पैरामिडीन का प्रतिशत निकालने के लिए हमको सी भी मालूम होना चाहिए, टी भी, दोनों मालूम होना चाहिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना पैरामिडीन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, इतना आराम से बता रहे हैं क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी का कुल प्रतिशत कितना है, यानी कि साइटोसिन। तो साइटोसिन ये रहा 20%, कितना हो गया 20%। अब देखेंगे टी यानी कि थायमिन, थायमिन का कुल कितना प्रतिशत है, तो 30%। अब हम पूछ रहा है यहाँ पे तो कुल पैरामिडीन, तो बताए पैरामिडीन साइटोसिन थायमिन को जोड़ेंगे तो 50% हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया कुल पैरामिडीन, कितना हो गया पैरामिडीन। ये तो यहाँ तो कुल पैरामिडीन का प्रतिशत पूछ लिया। अगर किसी एग्जाम में ये पूछ लिया, इसी तरह क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया था कुल प्यूरिन का प्रतिशत बताइए, तो आराम से निकाल लेंगे। प्यूरिन 2 भागों में बढ़ता है, एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन। तो एजी को हम जोड़ देंगे, ये कितना है एडेनिन को जोड़ देंगे, ठीक, और ग्वानिन कहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ऐसा निकल जाएगा। आप बताइए प्यूरिन का कुल कितना प्रतिशत होगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, यह क्लास डीएनए का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।